नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लखनऊ प्रॉपर्टी हब में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, लखनऊ प्रॉपर्टी हब आपको प्रॉपर्टी से जुड़ी छोटी व बड़ी जानकारी देता रहता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रेंट एग्रीमेंट के बारे में कि रेंट एग्रीमेंट कैसे बनता है, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें लिखी होती हैं, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और नोटरी कैसे होती है, साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, रेंट एग्रीमेंट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए जो सबसे जरूरी दस्तावेज है उसका नाम है स्टैम्प पेपर। तो दोस्तों, रेंट एग्रीमेंट पे आने से पहले आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं स्टैम्प पेपर के बारे में। तो स्टैम्प पेपर दोस्तों एक प्रकार का फुल स्क्रैप पेपर है जिस पर दोस्तों रेवेन्यू स्टैम्प पहले से ही प्रिंटेड होता था। पूरे विश्व में स्टैम्प पेपर का उपयोग विभिन्न प्रकार के दस्तावेज जैसे कि लीज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट रिसिप्ट, न्यायिक दस्तावेज यानी ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट जिसकी स्टाम्पिंग होनी जरूरी है, उसके लिए सरकार द्वारा टैक्स वसूलने में उपयोग होता है। तो दोस्तों, अब जानिए कि आप स्टैम्प पेपर को कहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टैम्प पेपर आप क्षेत्रीय कानून के अंतर्गत की गई व्यवस्था के आधार पर आप नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर को अपने जिले के ट्रेजरी ऑफिस, रजिस्टर्ड स्टैम्प वेंडर, डॉक्यूमेंट राइटर या फ्रैकिंग सेंटर के अलावा आप इसे स्टेशनरी शॉप, वकीलों के ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस एवं अन्य लाइसेंसधारी व्यक्तियों अथवा फर्म से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको स्टैम्प पेपर के उपयोग के साथ साथ स्टैम्प पेपर का एक छोटा सा इतिहास भी बताना चाहते हैं। जानिए दोस्तों, स्टैम्प पेपर का एक छोटा सा इतिहास। स्टैम्प पेपर मुख्य रूप से स्पेन का आविष्कार माना जाता है। 1620 में इसे सर्वप्रथम नीदरलैंड में उपयोग में लाया गया और 16वीं शताब्दी के पूर्व में यह फ्रांस और ब्रिटेन में काफी प्रचलन में आ गया। 1765 ईस्वी के स्टैम्प एक्ट के अनुसार ब्रिटिश कॉलोनियों, जिसमें भारत भी था क्योंकि उस समय भारत में ब्रिटिश का राज्य था, तो लंदन में छपे हुए और सत्यापित स्टैम्प पेपर के उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला को भड़काने में इस बात की एक अहम भूमिका रही है। तो दोस्तों, अब एक सवाल आता है, जब फुल स्क्रैप पेपर था तो ई स्टैम्प पेपर की आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों, अब्दुल करीम तेलगी का नाम तो आपको याद ही होगा, जिन्होंने भारत का सबसे बड़ा स्टैम्प घोटाला किया था, जिससे भारत सरकार को करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ था। इसके बाद ही भारत सरकार ने कोई दूसरा विकल्प सोचना शुरू कर दिया था और आज इसी विकल्प के रूप में देश भर में ई स्टैम्प पेपर यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प पेपर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। भारत में लगभग 18 से 19 राज्यों में ई स्टैम्प पेपर की व्यवस्था है। दोस्तों, क्या आपको पता है स्टैम्प पेपर की एक्सपायरी क्यों नहीं होती है और इसकी वैधता क्या है? इसकी महत्वपूर्ण जानकारी भी आप समझिए, जो कि इस प्रकार है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 को ध्यान में रखते हुए यह बताया है कि इसके एक्सपायरी की सीमा नहीं है। इसके अलावा स्टैम्प पेपर के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, कोई भी व्यक्ति जिसे निकट भविष्य में स्टैम्प पेपर की आवश्यकता नहीं है और उसने स्टैम्प पेपर पर ले लिया है, स्टैम्प पेपर जारी होने के दिन से 6 महीने के अंदर वह इसे अपने कलेक्ट्रेट में जमा कर इसके बदले में रिफंड प्राप्त कर सकता है। यानी स्पष्ट रूप से कहें तो 6 महीने के बाद रिफंड नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं कि स्टैम्प पेपर की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, आप उस स्टैम्प पेपर को इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब रेंट एग्रीमेंट की तरफ बढ़ते हैं। रेंट एग्रीमेंट के लिए सबसे पहले ई स्टैम्प की जरूरत होती है। ई स्टैम्प में सबसे पहले खरीदार का नाम डाला जाता है, उसके बाद प्रथम पक्ष का नाम यानी कि मकान मालिक का नाम डाला जाता है, उसके बाद द्वितीय पक्ष यानी किराएदार का नाम डाला जाता है और पूरा पता डाला जाता है, साथ ही मोबाइल नंबर भी डाला जाता है। उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी डाली जाती है।
इसके बाद आपका ई स्टाम्प तैयार हो जाता है। आइए अब दोस्तों आते हैं रेंट एग्रीमेंट के ऊपर कि स्टैम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट कैसे लिखा जाता है और क्या लिखा जाता है। रेंट एग्रीमेंट को दोस्तों किराएदारी अनुबंध पत्र भी कहा जाता है, जिसमें कि सबसे पहले दोस्तों नाम आता है मकान मालिक का नाम, मकान मालिक के पिता का नाम और मकान मालिक का पूरा पता। उसके बाद दोस्तों आता है आधार संख्या। जी हाँ दोस्तों, आधार संख्या वह संख्या होती है जो भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक नागरिक को एक विशेष संख्या दी जाती है पहचान के लिए, उसे आधार संख्या कहा जाता है। दोस्तों मकान मालिक को प्रथम पक्ष भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है किराएदार का। यहाँ दोस्तों किराएदार का नाम, किराएदार के पिता का नाम और किराएदार का पूरा पता। और वैसे ही दोस्तों किराएदार का आधार संख्या, जैसा कि आपको बताया कि आधार संख्या भारत सरकार के द्वारा दी गई एक विशेष पहचान संख्या होती है जिसे आधार संख्या कहा जाता है। किराएदार को दोस्तों द्वितीय पक्ष कहा जाता है, जो कि उभय पक्ष पूर्ण स्वामी एवं अधिकारी है। अपार्टमेंट का नाम, बीएचके कि वह कितने बीएचके का है, फर्निश है या सेमी फर्निश है, फ्लोर संख्या, फ्लैट संख्या, ब्लॉक, विंग संख्या और अपार्टमेंट का पूरा पता लिखा जाता है। उसके बाद दोस्तों लिखा जाता है जो प्रथम पक्ष के कब्जे में मौजूद है तथा विक्रय, हिबा आदि से ग्रसित नहीं है, क्योंकि द्वितीय पक्ष अपनी आवश्यकता हेतु उक्त फ्लैट को जो मासिक किराया तय किया गया है रुपया यहाँ पर लिखा जाता है, मेंटेनेंस के साथ में है, जो कि उसकी मरम्मत का खर्चा होता है, उसके साथ में किराया तय होता है। पर प्रथम पक्ष से किराए हेतु लेना चाहता है तथा प्रथम पक्ष भी द्वितीय पक्ष यानी कि किराएदार को देने हेतु सहमत है, लिहाजा उभय पक्ष या किरायानामा रूबरू दो गवाहन यानी कि गवाह के सामने या लिखकर रजामंदी की जाती है, पाबंद होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण विशेष बिंदु हैं जो कि हम आपको बताते हैं आगे। इस प्रकार है। नंबर 1, यह कि तयशुदा मासिक किराया रुपए, जो भी मासिक किराया तय हुआ है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष को भुगतान किया है। भविष्य में भी समय से माह की जो भी तारीख तय होगी वो तारीख यहाँ पर लिखी जाएगी, किराया अदा करते रहेगा। उसके बाद दोस्तों आता है दूसरा पॉइंट। यहाँ दोस्तों दूसरा पॉइंट इस प्रकार है, यदि किसी कारण से द्वितीय पक्ष यानी कि किराएदार की कोई सूचना नहीं मिलती है और वह 2 माह तक फ्लैट पर नहीं आते हैं या 2 माह का किराया बाकी होने पर प्रथम पक्ष यानी कि मकान मालिक को पूरा अधिकार होगा कि वह सोसाइटी के 2 मेंबर के साथ फ्लैट खोल सकता है और अपना कब्जा स्थापित कर सकता है। इससे द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर आता है यह पॉइंट, यह कि द्वितीय पक्ष ने जो सिक्योरिटी धनराशि जो भी मासिक रूप में ली गई एक सिक्योरिटी अमाउंट होती है वो यहाँ पर डाली जाती है, प्रथम पक्ष को दिया है। खाली करने के पश्चात द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष यानी कि किराएदार को मकान मालिक बिना ब्याज के वापस कर देगा। द्वितीय पक्ष जिस अवस्था में फ्लैट ले रहा है उसी अवस्था में प्रथम पक्ष को वापस करेगा। उसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट यह आता है कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के खाते में हर माह आरटीजीएस या कैश से पैसा किराए का देता रहेगा। उसके बाद दोस्तों 5 नंबर पर आता है यह कि द्वितीय पक्ष उक्त किराएदारी फ्लैट को केवल अपने रिहायशी प्रयोग में ही लेगा तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे कि उक्त फ्लैट को कोई नुकसान पहुंचे। छठा पॉइंट दोस्तों यह आता है यहाँ की द्वितीय किराएदार इस फ्लैट में किसी प्रकार का कोई तोड़फोड़ आदि नहीं करेगा। प्रथम पक्ष को इस बात की अनुमति होगी कि समय अनुसार वह अपने फ्लैट की स्थिति को आकर देख सके। इसमें द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
उसके बाद दोस्तों 7वां पॉइंट यह आता है कि द्वितीय पक्ष उक्त किराएदारी फ्लैट में कोई शिकमी किराएदार नहीं रखेगा। किसी प्रकार का कोई सरकारी लोन या दस्तावेज फ्लैट के पते पर नहीं बनवा सकते हैं। 8वां पॉइंट दोस्तों यह आता है कि यह कि किराएदार की अवधि समाप्त होने पर उक्त फ्लैट द्वितीय पक्ष पर खाली कर कब्जा प्रथम पक्ष को सही हालत में देगा। 9वां पॉइंट दोस्तों यह आता है कि अभय पक्षों के मध्य किराएदारी की अवधि 11 माह हेतु तय की पाई गई है। दिनांक जिस तारीख से किराया प्रारंभ होता है उस प्रारंभ से प्रारंभ होकर 11 माह तक प्रभावी रहेगी। यह कि और 10वां पॉइंट दोस्तों आता है यह कि किराएदारी अवधि में बिजली और वाटर टैक्स का भुगतान द्वितीय पक्ष अलग से स्वयं करेगा। हाउस टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष यानी कि मकान मालिक की होती है। बिजली का बिल जमा करने के पश्चात उसका स्क्रीनशॉट द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को व्हाट्सएप पे भेजता रहेगा। 11वां पॉइंट दोस्तों आता है यह कि अगर किराएदारी की अवधि में कोई पक्षकार उक्त फ्लैट को खाली करना या खाली कराना चाहेगा तो एक पक्ष दूसरे पक्षकार को 1 माह पूर्व सूचित कर खाली करा अथवा खाली कर सकेगा। उसके बाद दोस्तों 12 नंबर पर आता है यह कि किराएदारी की अवधि समाप्त होने पर यदि द्वितीय पक्ष अगली अवधि हेतु किराएदारी बढ़ाना चाहेगा तो प्रथम पक्ष की पूर्ण सहमति से किराए में 5% की वृद्धि करते हुए अगली अवधि हेतु किराएदारी बढ़ाई जा सकेगी, परंतु किराएदारी का नवीनीकरण करना आवश्यक होगा, यानी कि रेंट एग्रीमेंट दूसरा उसे बनवाना होगा। उसके बाद दोस्तों नंबर 13 आता है यह कि किराएदारी फ्लैट में जो भी सामान है उसकी सूची संकलन की जा रही है, जिससे सही हालत में द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है, जो किराएदारी की अवधि समाप्त होने पर सही हालत में द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष को वापस करेगा। उपरोक्त सामान की टूट फूट होती है तो द्वितीय पक्ष उसे सही कराकर प्रथम पक्ष को देगा, जिससे द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी। लिहाजा किराएदारी अनुबंध पत्र हम उभय पक्षों ने अपने अपने खुशी व रजामंदी से खूब सोच समझकर बिना किसी दबाव के लिख दिया है, ताकि सनद रहे और ज़रूरत पर काम आवे। साथ ही दिनांक और दोस्तों आप अपनी सहूलियत के हिसाब से 1 या 2 गवाह भी रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों मकान मालिक के हस्ताक्षर यानी कि प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर किए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों दस्तावेज में दोस्तों सर्वप्रथम नाम, मोबाइल नंबर, दिनांक और यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड की, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो सरकार के द्वारा दी गई विशेष पहचान संख्या है, उसकी एक फ़ोटो यहाँ पर लगाते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसी तरह से दस्तावेज में द्वितीय पक्ष यानी कि किराएदार का नाम, मोबाइल नंबर, डेट यानी कि दिनांक और आधार कार्ड का फ़ोटो यहाँ पर लगाते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है सामान का। या दोस्तों सामान में आप अगर किराएदार को फर्निश फ्लैट दे रहे हैं, मैंने दोस्तों यहाँ पे फर्निश फ्लैट का सारा सामान लिख के आपको दिया। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जैसे भी आप किराएदार को दे रहे हैं सामान, उस हिसाब से आप अपनी लिस्ट सेमी फर्निश या फर्निश के हिसाब से दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरी फर्निश लिस्ट में रूम फैन, ट्यूबलाइट, RO, AC, सोफ़ा सेट, टीवी, वार्डरोब, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, स्टोव एंड गैस सिलेंडर और साथ ही दोस्तों डबल बेड और गीज़र है। साथ में दोस्तों अगर चाहे तो दोस्तों मकान मालिक के साथ साथ किराएदार की एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी यहाँ पर चस्पा कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों आपको सहूलियत रहेगी। यहाँ पर भी दोस्तों सामान के साथ साथ
मकान मालिक के हस्ताक्षर और किराएदार के हस्ताक्षर भी कराने दोबारा से अनिवार्य रहता है, ताकि आपको यह आपके पास मकान मालिक के पास व आप किराएदार के पास यह प्रूफ रहे कि आपको फर्निश के साथ साथ ये सामान दिया गया, या सेमी फर्निश में आपको ये सामान दिया गया फ्लैट के साथ। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों अपने ई स्टैम्प पे एग्रीमेंट टाइप होने के बाद नंबर आता है दोस्तों नोटरी का। जी हाँ दोस्तों, नोटरी एक अहम पॉइंट है। अब हम आपको बताएंगे कि नोटरी कैसे होती है, कहाँ होती है और उसकी लीगल वैलिडिटी क्या है। दोस्तों नोटरी पब्लिक को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपॉइंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटरी किसी भी विशेष राज्य में जाकर के अपनी नोटरी कर सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का नोटरी केवल अपने ही विशेष राज्य में जिसकी उसको अथॉरिटी मिली है उसी राज्य में नोटरी कर सकता है। दोस्तों कभी भी आपको अपने गैर सरकारी या सरकारी दस्तावेजों को प्रमाणित करवाने के लिए जो जरूरत पड़ती है तो आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास नहीं जा सकते। इसीलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अपने नोटरी पब्लिक अपॉइंट किए हैं। दोस्तों राज्य सरकार और केंद्र सरकार स्पेशली उन लोगों को अपॉइंट करती है जिन्हें कानून की अच्छी नॉलेज होती है या 10 वर्षों से पहले उनका एक्सपीरियंस होता है कानूनी कार्य में। इस प्रकार नोटरी आपके डॉक्यूमेंट्स का अटेस्टेशन, नोटरी वेरिफिकेशन और ट्रू कॉपी असिस्टेशन का काम भी करते हैं। दोस्तों अगर आप रेंट एग्रीमेंट स्टाम्प पे बनवा के उसकी असिस्टेशन के लिए नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं तो उनके पास अपने एक रखे हुए रजिस्टर में आपकी और आपके किराएदार की एंट्री करते हैं। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया जाता है जो कि रिकॉर्ड होता है, जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपरली लीगल असिस्टेड वेरीफाइड डॉक्यूमेंट बन जाता है। नोटरी के पास रखा रजिस्टर एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड होता है। रजिस्टर पूरा भरने पर वह एसडीएम कोर्ट में जमा करवा दिया जाता है, जिसका पर्पज होता है आपके रिकॉर्ड को फ्यूचर तक सेव करके रखना। दोस्तों अब बात आती है नोटरी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के वैल्यू की, जो अटेस्ट किए जाते हैं। दोस्तों उसकी वैल्यू कानून की नज़र में बहुत ही होती है। किसी भी डॉक्यूमेंट को लेकर पार्टियों के बीच कोई वाद विवाद अगर होता है तो कोर्ट के पास पावर होती है कि वो नोटरी का एज एविडेंस उसको रिकॉर्ड निकलवा करके अपने कोर्ट में समन कराती है। तो दोस्तों नोटरी के बाद इस प्रकार हमारा रेंट एग्रीमेंट तैयार होता है। तो दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपको जाना होता है गूगल पर। तो दोस्तों हम यहाँ पे गूगल पे बैठे हुए हैं, आते हैं। गूगल पे आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे डालेंगे यूपी पुलिस। ये दोस्तों ये लखनऊ pulice.up.gov.in। दोस्तों इसके बाद आप जो है आप जहाँ पे भी रहते हैं दोस्तों अपने ज़िले का या अपने स्टेट का पुलिस की वेबसाइट खोलेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसको डालने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दोस्तों मिलेगा ऐसा एक पेज। दोस्तों इसको खोलने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है लखनऊ pulice.up.gov.in पर। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्लिक करने के बाद इस पेज पे दोस्तों आपको क्लिक करना है नागरिक सेवाएं। नागरिक सेवाओं पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आगे बढ़ना है, जिसमें आपको चलित सत्यापन मिलेगा, किराएदार सत्यापन मिलेगा, पासपोर्ट सत्यापन मिलेगा, या कुछ भी अगर आप सूचना देना चाहते हैं गुमशुदगी की तो वो भी आपको यहाँ पे मिलती है दोस्तों। तो हमें दोस्तों करना है किराएदार का सत्यापन। तो दोस्तों किराएदार सत्यापन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये क्लिक करने के बाद हमारे पास दोस्तों पेज खुलेगा। ये दोस्तों यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम डालेंगे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में दोस्तों हम ये मोबाइल नंबर डाल रहे हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर दोस्तों बहुत सेंसिटिव रहता है, तो इसलिए आपको सोच समझ के अपना जो भी है पर्सनल नंबर डालना है, जिससे आपको वेरिफिकेशन की डिटेल्स मिल सकें। तो यहाँ पे दोस्तों अपना नंबर डालते हुए यहाँ पे हमको सबमिट पे क्लिक करना है दोस्तों। सबमिट पे जैसे ही दोस्तों हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास दोस्तों ये खुलने में ऐसा पेज खुल के आएगा।
जिसमें लिखा हुआ है कृपया OTP दर्ज करें। दोस्तों यहाँ OTP आपको डालनी है। OTP हमें इस प्रकार से एक हमारे मोबाइल पर OTP आएगा, जिसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद साथ ही दोस्तों यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद दोस्तों आगे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों पेज खुलेगा। किराएदारी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे दोस्तों कुछ डिटेल्स भरनी रहती हैं, तो हम यहाँ पे ये डिटेल्स भरेंगे, जैसे कि थाना पुलिस स्टेशन आपका क्या है। तो दोस्तों ये हो गया। अनुरोधकर्ता दोस्तों अनुरोधकर्ता जो होते हैं वो मकान मालिक होते हैं। मकान मालिक दोस्तों मकान मालिक अनुरोध कर रहे हैं, तो इसलिए मकान मालिक अनुरोध करता होंगे। तो यहाँ पे मकान मालिक का नाम जो भी होगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने मकान मालिक का नाम डाल दिया। मकान मालिक की मेल आईडी दोस्तों, मेल आईडी यहाँ पे डाल दी मैंने, जो भी है मेल आईडी। उसके बाद दोस्तों मेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे पूरी। मेल आईडी फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक एक लिए रहता है, जो आपका है, आपने जो यहाँ पे डाला था वो यहाँ पे शो करता है। फिर दोस्तों आता है संपत्ति का प्रकार। संपत्ति का प्रकार दोस्तों क्या है, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किराए पे घर दे रहे हैं तो गृह, होटल दे रहे हैं तो होटल, धर्मशाला दे रहे हैं तो धर्मशाला, एक्सेट्रा जो भी आप दे रहे हो, पीजी दे रहा है तो पीजी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जैसे मैं गृह दे रहा हूँ तो घर पे क्लिक किया मैंने। संपत्ति का नाम दोस्तों, संपत्ति का नाम यानी कि आपके मकान का क्या नाम है। आपने अगर नाम रख रखा है तो यहाँ पे अपना मकान का नाम डालेंगे दोस्तों। जैसे कि मैंने दे रखा है यहाँ पे अपार्टमेंट में फ्लैट, तो मैं अपार्टमेंट का नाम डाल दे रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों नाम डाल देंगे। यहाँ पे दोस्तों प्रबंधक या स्वामी का नाम, तो स्वामी का नाम दोस्तों जैसे कि मैंने बताया अनुरोधकर्ता मकान मालिक, तो मकान मालिक का यहाँ पे दोस्तों नाम डाल देंगे। फिर से यही नाम दोस्तों आएगा मकान मालिक का। उसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर फिर से दोस्तों यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आगंतुक का नाम आता है यहाँ पे। आगंतुक दोस्तों यानी कि आपका किराएदार, जिसको आप किराए पे दे रहे हैं और जिसका आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों आगंतुक का नाम डालेंगे। ये यहाँ पे दोस्तों आगंतुक का नाम हो गया। उसका मोबाइल नंबर डालेंगे दोस्तों। मोबाइल नंबर के बाद दोस्तों उसका मूल पता जहाँ से वो आया है, जो उसके आधार कार्ड पे पता होगा, उसका आधार कार्ड का पता यहाँ पे दोस्तों डालेंगे। यहाँ पे दोस्तों पता डालने के बाद यहाँ पे पता पूरा डालने के बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों मांगेगा यहाँ पे आपसे आगंतुक का मूल जिला जनपद, वो किस जिले से आया है या किस जनपद से आया है। तो दोस्तों यहाँ पे जिले का नाम डालेंगे हम, कानपुर, या जिस जिले से वो आया हो। मैं अपने आपकी सहूलियत के लिए दोस्तों यहाँ पे भर के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये डाल के उसके बाद दोस्तों आगे आगंतुक का मूल पुलिस थाना। पुलिस थाना दोस्तों जिस थाने का वो निवासी है, जो उसके कॉलोनी का थाना लगता है या उसके एरिया का थाना लगता है, तो वो यहाँ पे दोस्तों डालेंगे। यहाँ पे दोस्तों थाना डाल दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड की फोटो अपलोड करने के लिए बोलता है। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है केवल जेपीजी फाइल अपलोड करें, अधिकतम 300 KB की अनुमति है। 300 KB से ज़्यादा फोटो आपकी नहीं होनी चाहिए आधार कार्ड की दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड की फ़ोटो दोस्तों अपलोड करने के बाद यहाँ से मैं अपलोड कर दे रहा हूँ अपने आधार कार्ड की फ़ोटो। यहाँ पे दोस्तों हमारी आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। तो दोस्तों हमारा फॉर्म इस प्रकार से भरने के बाद
आपको ऐसे दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों हमें प्रोसीड बटन दबा के आगे के लिए बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो उसके बाद हमें ऐसा पेज खुल के आएगा, जिसमें कि आपसे किसी भी जानकारी के बारे में अगर वो रह गई है तो उसके बारे में अपडेट करने के लिए बोलेगा। अगर सारी जानकारी सही है तो आगे बढ़ के आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमारा पुलिस वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा।